वर्ष 2014 एक यादगार साल था जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इस उल्लेखनीय जीत ने उन्हें भारत का एक अग्रणी नेता बना दिया। आज हम भारतीय राजनीति के एक ऐसे नेता के बारे में बात करेंगे जो एक बेहद विवादास्पद विश्व नेता है और जिनकी कड़ी मेहनत हर भारतीय को प्रेरित करती है। प्रचंड जनादेश दिया। इसके बाद एनडीए का दूसरा कार्यकाल विकास और विरासत की गारंटी बन गया। 2024 में इसी गारंटी के साथ हम जन जन का आशीर्वाद लेने देश के कोने कोने में गए। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जिनकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य के रूप में की गई कड़ी मेहनत, उनकी अद्वितीय भाषण कला और उनके बुद्धिमत्तापूर्ण विचारों ने उन्हें भारतीय लोकतंत्र का नेता बनाया। जब मोदी 8 वर्ष के थे तब उनका परिचय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस से हुआ और उन्होंने इसकी स्थानीय शाखाओं में जाना शुरू किया। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहं, त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहं, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते। जब वो बड़े हुए तो मोदी की पहली राजनीतिक गतिविधि 1971 में हुई जब वे बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में लड़ने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में दिल्ली में जनसंघ सत्याग्रह में शामिल हुए। वाजपेयी और युवा नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी की सरकार का विरोध किया था। मोदी ने ये सत्याग्रह मुख्य रूप से बांग्लादेश या उस समय पूर्वी पाकिस्तान की आजादी के लिए तत्काल मान्यता और पूर्ण सैन्य समर्थन की मांग को लेकर किया। उन्होंने भारत और सोवियत रशिया की मैत्री और सहयोग संधि का भी विरोध किया था। मोदी के मुताबिक बांग्लादेश की आजादी के लिए संग्राम के दिनों में उन्हें कुछ समय के लिए तिहाड़ जेल में रखा गया था। बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी या लिबरेशन आर्मी बंगाली गुरिल्ला रेजिस्टेंस मूवमेंट और आर्म्ड फोर्स थी जिसने 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिससे भारत के सपोर्ट से आजाद बांग्लादेश बनाने में कामयाबी मिली थी और मोदी बांग्लादेश की मुक्तिवाहिनी को समर्थन करते थे। मोदी ने इस तरह कहा था, वाजपेयी जी की लीडरशिप में जब जनसंघ ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के लिए सत्याग्रह किया था तो मैं अपने गांव से वॉलंटियर के तौर पर दिल्ली आया था। यह वॉर जो बांग्लादेश के लोगों के लिए गर्व से भरा था, हर भारतीय भी चाहता था कि यह सपना पूरा हो। मैं भी उन लाखों भारतीयों में से था जो पूरे दिल से चाहते थे कि यह सपना पूरा हो। मार्च 2021 में ढाका में भाषण देते हुए मोदी ने कहा कि बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह उनके पहले विरोध प्रदर्शनों में से एक था और बताया कि इसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इससे कांग्रेस के माहौल में जोरदार विरोध शुरू हो गया, जिसने न सिर्फ ये दावा किया कि मोदी ने बांग्लादेश की आजादी का क्रेडिट उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से छीन लिया, बल्कि 1971 में बांग्लादेश की आजादी और पहचान के लिए सत्याग्रह में हिस्सा लेने के बारे में भी झूठ बोला। आगे बढ़ने से पहले एक सीरियस खबर पर बात करते हैं। हाल ही में भारत की मोदी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को न्यूक्लियर या परमाणु बिजली बनाने की इजाजत दी है। न्यूक्लियर या परमाणु सेक्टर बहुत सेंसिटिव सेक्टर है। न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल न्यूक्लियर बम बनाने में भी होता है। अदानी उत्तर प्रदेश में एक विशाल न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है, लेकिन सेफ्टी का क्या? अगर प्लांट से कोई केमिकल लीक हुआ तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। बीजेपी के साथ मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में फॉर्मल एंट्री से पहले मोदी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस के साथ एक लंबा और गहरा रिश्ता था। आरएसएस जो एक हिंदू राष्ट्रवादी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन था, जिससे वे 1970 के दशक की शुरुआत में जुड़े थे। जून 1975 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी की घोषणा की जो 1977 तक चला था। इस समय के दौरान इंदिरा गांधी उनके कई पॉलिटिकल विरोधियों को जेल में डाल दिया और विपक्षी ग्रुप्स पर बैन लगा दिया गया। उसी समय मोदी को गुजरात लोक संघर्ष समिति का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, जो गुजरात में इमरजेंसी के विरोध को कोऑर्डिनेट करने वाली आरएसएस कमेटी थी। इसके तुरंत बाद इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा आरएसएस पर बैन लगा दिया गया।
मोदी को गुजरात में अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर होना पड़ा और गिरफ्तारी से बचने के लिए वे अक्सर भेष बदलकर घूमते थे। एक बार साधु और एक बार सिख के वेश में वह घूमते रहते थे। वे सरकार का विरोध करने वाले पैम्फलेट छापने, उन्हें दिल्ली भेजने और प्रदर्शन ऑर्गेनाइज करने में शामिल हो गए। वह सरकार द्वारा वांटेड घोषणा करने वाले लोगों के लिए सेफ हाउस का नेटवर्क बनाने और पॉलिटिकल रिफ्यूजी और एक्टिविस्ट के लिए फंड जुटाने में भी शामिल थे। मोदी 1978 में आरएसएस के संभाग प्रचारक या रीजनल ऑर्गेनाइजर बने, सूरत और वडोदरा में एक्टिविटीज की देखरेख की और 1979 में वह दिल्ली में आरएसएस के लिए काम करने चले गए, जहां उन्होंने इमरजेंसी के आरएसएस इतिहास पर रिसर्च की और उसे लिखा। कुछ ही समय बाद वो गुजरात लौट आए और 1985 में आरएसएस ने उन्हें बीजेपी में शामिल कर लिया। 1987 में मोदी ने अहमदाबाद म्यूनिसिपल चुनाव में बीजेपी के कैंपेन को ऑर्गेनाइज करने में मदद की, जिसे पार्टी ने आराम से जीत लिया। कुछ बायोग्राफर के अनुसार मोदी की प्लानिंग ही जीत के लिए बहुत सहायक थी। सिर्फ एक साल के अंदर ही उन्हें भारतीय जनता पार्टी के गुजरात यूनिट के जनरल सेक्रेटरी के लेवल पर प्रमोट कर दिया गया। सन 1995 में मोदी को नई दिल्ली में बीजेपी के नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी बनाया गया और 3 साल बाद उन्हें इसका जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। वे उस ऑफिस में और 3 साल तक रहे, लेकिन अक्टूबर 2001 में उन्होंने गुजरात के मौजूदा मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की जगह ले ली, क्योंकि पटेल को उस साल की शुरुआत में गुजरात के भुज में आए बड़े भूकंप के बाद राज्य सरकार के खराब रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 2008 का गुजरात भूकंप या भुज भूकंप 26 जनवरी को सुबह आया था। यह भूकंप ने भारी तबाही लाया था। कंपन रुकने के तुरंत बाद मौत जैसा सन्नाटा छा गया। वायुमंडल में धूल उड़ गई, जिससे विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से भी कम हो गई। भुज के बीच के हिस्से की सभी गलियां एवरेज 1 मीटर ऊंचे मलबे और कचरे से भरी हुई थीं। उस इलाके के घरों में मलबे पर चढ़ने और चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इलाके का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली, पानी की सप्लाई, मेडिकल सुविधा, टेलीकम्युनिकेशन, रेल और रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह ठप हो गया। गुजरात में कई पुल और सड़कें खराब हो गईं। भुज भूकंप के बाद राहत और पुनर्वास के मामले में गड़बड़ी और अनदेखी को केशुभाई पटेल सरकार की सबसे बड़ी नाकामी कहा गया। बीजेपी की नेशनल लीडरशिप ने मुख्यमंत्री पद के लिए नए उम्मीदवार की तलाश की और मोदी केशुभाई पटेल की जगह चुना गया। आडवाणी पटेल को अलग थलग नहीं करना चाहते थे और उन्हें सरकार में मोदी के अनुभव की कमी की चिंता थी। मोदी ने पटेल के नीचे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का ऑफर ठुकरा दिया और आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी से कहा कि वह गुजरात के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे या बिल्कुल नहीं। 3 अक्टूबर 2008 को मोदी ने पटेल की जगह गुजरात के चीफ मिनिस्टर के तौर पर पदभार संभाला और उन्हें आने वाले दिसंबर 2002 के चुनाव के लिए बीजेपी को तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। नरेंद्र मोदी को शुरू में अक्टूबर 2008 में गुजरात के मुख्यमंत्री या सीएम के तौर पर मौजूदा केशुभाई पटेल की जगह नियुक्त किया गया था। वे राज्य के 14वें सीएम बने। उन्होंने एक बड़ा चुनावी जनादेश हासिल किया और जनता ने बीजेपी को बढ़ चढ़कर वोट दिया और दिसंबर 2002 में गुजरात राज्य विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। इसके बाद उन्होंने 2007 और 2012 में चुनाव जीते। इस तरह मोदी 2008 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी को कुछ गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उनमें से एक गुजरात दंगा था। एक रेलवे डिब्बे में किसी ने आग लगा दी जिसमें कार सेवक थे। कार सेवक वे लोग होते हैं जो धार्मिक कार्यों के लिए निःशुल्क अपनी सेवाएं देते हैं। अयोध्या के कार सेवक एक ऐसा समूह है जिसने दशकों से अयोध्या में राम मंदिर की मांग की और इसे हासिल करने के लिए पुरजोर संघर्ष किया। शक था कि कार सेवक को मारने में कुछ मुस्लिम लोग शामिल थे, इसलिए सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। बाद में कुछ मुस्लिम लोगों को गिरफ्तार किया गया जो इस जघन्य अपराध में शामिल थे। कुछ लोगों ने कहा कि मोदी ने हिंदुओं को मुसलमानों को मारने के लिए इनडायरेक्ट मंजूरी दी थी और मोदी ने पुलिस फोर्स को हिंसा रोकने के लिए कोई एक्शन न लेने का ऑर्डर दिया। जिन पुलिस वालों ने हिंसा के खिलाफ एक्शन लिया उन्हें मोदी सरकार ने परेशान किया। कुछ सोर्स के मुताबिक पुलिस ने मुसलमानों की जान बचाने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया
और पुलिस दंगे का हिस्सा बन गई। आगजनी, सामूहिक बलात्कार, अपहरण, सामूहिक हत्या आदि जघन्य अपराध या सांप्रदायिक हिंसा पर दिखा गया। कुछ लोगों के अनुसार आदमी के कटा हुआ सिर को रास्ते पर फुटबॉल की तरह खेला गया। बहुत सारे मुस्लिम लोग इस हिंसा की शिकार हुए। मुस्लिमों का नरसंहार या जीनोसिड करने के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी को माना जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड पे। धन्यवाद।